स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और मैं आपको एटमॉस्फेयर में अब एक और पॉल्यूटेंट पढ़ाने लगी हूँ जो है मीथेन। मीथेन भी हमारे पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट है और इससे रिलेटेड भी कुछ ज़रूरी बातें हैं, वो सारी डिस्कस करते हैं और उसके लिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने लगे एक और पॉल्यूटेंट के बारे में, और ये वाला जो पॉल्यूटेंट है आप सबको पता है, मैंने आपको प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की जब एग्जांपल्स दी थी इसका जिक्र भी किया था। वो कौन सा है? वो है मीथेन। ठीक है, और ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आता है। ये बात भी आपने याद रखनी है। जब भी हम किसी पॉल्यूटेंट का जिक्र करते हैं ना, किसी का जिक्र, तो हम ये बात जरूर देखते हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं जो मैंने आप सबको पहले भी बताई है, कि उसके सोर्सेज क्या हैं, उसके कौन से इफेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट पे, और साथ ही साथ आप उस पॉल्यूटेंट को इन्वायरमेंट में से रिमूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मीथेन की बात कर लेते हैं और इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। आपके लिए मैंने पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखा है फिर से, ताकि आप नोट्स बना लें। नोट्स बना के जब भी चीज़ें याद की जाती हैं तो वो आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आते हैं सोर्सेज में कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग का मतलब है काउज वगैरह, ये जितने आपको कैटल में एनिमल्स आते हैं ना, इन सब की देखभाल करना, इनको रखना। ठीक है, इधर इनके वेस्ट से जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, आप सबने याद रखना है कि वो आपके पास उनमें मीथेन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। दूसरा हमारे पास जो सोर्स है वो है कंबस्शन। कंबस्शन हमने देखा है बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स का हमारे पास प्राइमरी सोर्स है, मतलब सोर्स है। ठीक है, कैसे है कि कंबस्शन होगी, आपके पास बर्निंग होगी। बर्निंग किस चीज़ की? आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की होगी, तो कंबस्शन से आपके पास बहुत सारी गैसेस निकलेंगी, जिसमें से मीथेन इज वन ऑफ देम। ठीक है, थर्ड इज स्टूडेंट्स डीकम्पोजिशन ऑफ फूड वेस्ट बाय बैक्टीरिया। जब भी बैक्टीरिया फूड वेस्ट को डीकम्पोज करता है ना, तो भी जो गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में एमिट होती है वो है मीथेन। तो समझ में आ रहा है कि आपके पास क्या सोर्सेज है। सबसे पहले है कैटल फार्मिंग, दूसरा है कंबस्शन, एंड थर्ड इज डीकम्पोजिशन ऑफ फूड वेस्ट। जितना खाना वेस्ट में चला जाता है उसको डीकम्पोज किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप और मैं और हम सब मिलके अगर खाना वेस्ट कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जमा हो जाएगी ना। अब उतनी तो नहीं हो सकती, क्योंकि देखें आगे लाइफ भी चलनी है, दुनिया भी चलनी है। अगर ये फूड वेस्ट जमा ही करते जाएंगे तो इंसानों के रहने के लिए जगह वैसे ही ख़त्म होती जाएगी। इसीलिए इसको डीकम्पोज करना ज़रूरी होता है। लेकिन देखा ये गया कि बैक्टीरिया उसको डीकम्पोज कर तो रहा है, लेकिन एज अ रिजल्ट एक गैस प्रोड्यूस हो रही है बहुत बड़ी अमाउंट में। वो कौन सी गैस है? वो हमारे पास मीथेन है। मीथेन कौन सी गैस होती है? आप सबको पता है, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी गैस है, लेकिन अब इन्वायरमेंट के हिसाब से बात करें तो ये अच्छी गैस नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से अच्छी क्यों है? क्योंकि उसमें हमें पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मीथेन के आपके इन्वायरमेंट पे इफेक्ट्स क्या क्या हैं। इफेक्ट्स में स्टूडेंट सबसे पहला आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, और ग्लोबल वार्मिंग की जब हमने बात की थी तब हमने बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि और भी गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग करती हैं एनवायरनमेंट में, जिनमें मीथेन इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो मीथेन गैस है ना, आप सबको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का कॉज नहीं बनता जितना कि मीथेन बनती है। क्यों? क्योंकि मीथेन में ये चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती है। ये बात समझ में आई? हमने क्या बात की थी? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी इंफ्रारेड रेडिएशंस की। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो गई है, हीट बढ़ जाएगी। ठीक है, हीट बढ़ जाएगी आपके एनवायरनमेंट की। तो अब अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ता है, जिसमें हमने एक बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें मैं आपको बता दूं कि मीथेन उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मीथेन में कहा जाता है कि 25 टाइम्स से भी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे और हीट को इंक्रीज कर दे। तो ये बात समझ में आ रही है कि आपके पास मीथेन के कहाँ कहाँ कैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आपके पास सबसे पहला हो गया। सेकंड है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अब आपके माइंड में आएगा कि मे बी ओजोन की फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये ओजोन की जो फॉर्मेशन हो रही है ये हो भी जहाँ पे होनी चाहिए स्ट्रेटोस्फेयर में, वहाँ हो रही है, तो ये हमारे पास इफेक्ट किस तरह से है। मैंने आप सबको बताया कि ओजोन जब तक तो स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है, एटमॉस्फेयर में है, तब तक तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसने यूवी रेज को एब्जॉर्ब करना है। लेकिन जैसे ही ये ओजोन आ जाएगी अर्थ पे कि आप और मैं, हमारे इर्द गिर्द की जो आबो हवा है उसमें ये हो और आप और मैं इसको इनहेल करें, तब ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो अर्थ पे ओजोन की फॉर्मेशन एक बुरा फिनोमिना है, लेकिन क्या होता है कि ये ओजोन की फॉर्मेशन आपके पास ये मीथेन करवाती है।
ठीक है, ओजोन कहाँ होनी चाहिए? ओजोन अर्थ पे तो नहीं होनी चाहिए। जो ओजोन गैस है ना, ये पॉइजनस है। आपके जब तक स्ट्रेटोस्फेयर में यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रही है तब तक बहुत अच्छी बात है। जैसे ही ये आपके और मेरी फिजा में आ जाएगी जहां हमें इसको इनहेल करना पड़ जाएगा ना, तब ये एक बुरी गैस है। ये बात समझ में आ रही है ना? ओजोन क्या चीज है? आप सबको याद होगा, ओजोन आपके पास O3 है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब आगे बात कर लेते हैं, तीसरा इसका क्या बुरा इफेक्ट है। तीसरा है स्टूडेंट्स, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल्स इन एयर। ऑक्सीजन को कम करती है एयर में से, ऑक्सीजन को ये कम कर रही है। जरा गौर से सुनिएगा इस बात को, ये मीथेन आपके पास एनवायरनमेंट में मौजूद है, ऑक्सीजन को कर रही है कम। लेकिन आपके पास एनवायरनमेंट में एक और पॉल्यूटेंट भी मौजूद है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आप इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन आपको सही अमाउंट में मिल नहीं रही। क्यों? क्योंकि मीथेन उसको कम करता जा रहा है। तो आप खुद सोचें कि आपके अंदर जो गैस जा रही है, जिसको आपने इनहेल करना था, जो कि ऑक्सीजन होनी चाहिए थी, अब वो अगर वो नहीं है तो उसके कितने डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होंगे। सांस का मसला तो सबसे पहली वजह है ही स्टूडेंट्स, लेकिन ये सांस के मसलों तक लिमिटेड नहीं है बात। ये बात आ जाती है कि ये डेथ कॉज कर देती हैं गैसेस, क्योंकि ऑक्सीजन आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है, इसकी वजह से आपकी बॉडी चल रही है। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसके बाद ये होगा कि आपकी बॉडी हर हार्मफुल कंपोनेंट के साथ कंबाइन कर जाएगी, क्योंकि आप उसको इनहेल कर लेंगे। और इस तरह से इसके बहुत सारे नुकसानात होते हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता दूं। हेडेक, सर में दर्द होना, चक्कर आना। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि एकदम से अगर आप बाहर, अभी क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट है इस तरह का कि उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, आपको पता है कि थोड़ा दिन आप बाहर गुजारें घर से, जब आप घर में जाएंगे तो आपको बहुत सुस्ती, लिथार्जी फील होगी, बात नहीं सही तरह की जाएगी, जिसको कहते हैं स्लरी स्पीच हो जाती है कि आपसे बात नहीं सही तरह की जाती। ये सारे के सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं ना, ये इसी मीथेन के हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को कम कर रहा है। ऑक्सीजन कम हो रही है, बॉडी के फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म ही नहीं हो रहे जिस तरह होने चाहिए। इसी वजह से हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल भी जो डिक्रीज करी वो भी गलत है। देखिए, ओजोन फॉर्मेशन हो रही है, एक तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, दूसरा ओजोन फॉर्मेशन हो रही है जो आप फिर इनहेल कर रहे हैं, तीसरा ऑक्सीजन कम हो रही है, और चौथी चीज क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके एनवायरनमेंट में। तो खुद सोचें कि ये कितना ज्यादा पॉल्यूशन का इफेक्ट हो रहा है हम सब पे। पॉल्यूटेंट्स इतने नुकसानदेह हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? ये सारे इसके इफेक्ट्स हैं मीथेन के। तो मीथेन की जब तक हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ इसको पढ़ना, इसको समझना और इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझना ईजी था, इसीलिए हम इसकी वहाँ तारीफ़ें कर रहे थे। लेकिन जब ये आपके इन्वायरमेंट में आ जाएगी ना, जब आप और मैं इसको इनहेल करेंगे, तब ये अच्छी चीज़ नहीं रहेगी। ये बात समझ में आ रही है? चलें अब देख लेते हैं कि हमने मीथेन हमारे पास चलें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट में आ गई ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये इन्वायरमेंट में नुकसानात इसके शुरू हो गए। अब इसको रिमूव कैसे करना है? रिमूवल में हमेशा आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, या दो चीज़ें हैं, या तो आप मज़ीद मीथेन को इन्वायरमेंट में जाने ना दें। ठीक है, कुछ ऐसे मेजर्स दें कि आपके पास मीथेन की उतनी प्रोडक्शन हो ही ना। और ये बात मैं सिर्फ मीथेन के बारे में नहीं कर रही, किसी भी पॉल्यूटेंट के बारे में कर रही हूँ कि या तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ने ना दें, अगर बढ़ गई है उसकी क्वांटिटी तो फिर उसको कम करें। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि या तो उसकी क्वांटिटी बढ़े ना, ऐसे मेजर्स लें, ऐसे काम करें, अगर बढ़ गई है तो फिर उसको कंट्रोल करने के तरीके देखें। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों तरीकों को कवर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है कि मीथेन एमिशंस जो लाइव स्टॉक्स है, मतलब आपके एनिमल से जो कैटल फार्मिंग हो रही है उधर से जो मीथेन एमिशन होती हैं, इसको कंट्रोल किया जाए। एनिमल्स की डाइट चेंज की जाए। डाइट में कहा जाता है जो वेजिटेरियन डाइट, वैसे ह्यूमंस के लिए ज़्यादा बात है, लेकिन डाइट अगर चेंज कर दी जाए तो मीथेन की एमिशन बहुत कम हो जाती है। और अगर हो भी रही है तो उस गैस को कैप्चर कर लिया जाए। ठीक है, ऐसे प्लांट्स लगाए जाएं, ऐसे काम किए जाएं, इस तरह की मशीनरी होती है जो उन गैसेस को इन्वायरमेंट में ना जाने दे, कैप्चर कर ले। वो क्यों कैप्चर करना है मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ, लेकिन अभी हमने क्या करना है, हम ये बात करें कि लाइव स्टॉक्स है, ये कैटल फार्मिंग की वजह से जो मीथेन प्रोड्यूस हो रही है, इसमें डाइट चेंज कर दें आप एनिमल्स की, साथ ही साथ आप क्या करें कि उनमें मीथेन एमिशंस को कंट्रोल करने की या फिर जो हो गई हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश करें। ठीक है, क्यों कैप्चर करना है उसकी बात हम करते हैं थोड़ी देर तक। दूसरी बात क्या है कि रिड्यूस मीट रिच डाइट, ये सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी है। आपकी वेजिटेरियन डाइट बेहतरीन होती है, उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह से मीथेन एमिशन कम हो जाती है एनवायरनमेंट में। ठीक है, मीथेन की एमिशन को रोकने का तरीका ही ये है कि डाइट को वेजिटेरियन पे ले जाए। समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, डाइट चेंज कर दें। तीसरा तरीका क्या है कि लैंडफिल में जो वेस्ट डिकम्पोजिशन हो रही है उसको रिड्यूस करें।
क्या हमने ये पढ़ा नहीं, फूड वेस्ट जो डीकम्पोज हो रहा है इसको रिड्यूस करें। अब इसको रिड्यूस किस तरह किया जाएगा, या तो लैंडफिल्स के अलावा इसको डीकम्पोज करने के तरीके ढूंढें, ये इस डीकम्पोजिशन को रोकें जो बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, क्योंकि उसमें से मीथेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, वो मीथेन आपके पास जा रही है आपके इन्वायरमेंट में, ठीक है। या तो आप उसको रोकें, वो जो मीथेन आपके ये जो बैक्टीरिया के डीकम्पोजिशन की वजह से इन्वायरमेंट में जा रही है, या तो इसको रोकें, ठीक है। अगर ऑलरेडी हो रही है डीकम्पोजिशन, नहीं रोका गया, चली गई मीथेन आपके इन्वायरमेंट में, तो अगला क्या तरीका है, ये जो हम बात करें ना कैप्चर मीथेन, उसकी बात हम करते हैं। क्या करना है कि आपने ये जो मीथेन है इसको ट्रैप करें, ट्रैप करने के बाद क्या करें, इसको बर्न करें, ठीक है। ये आपके पास एक क्लीन एनर्जी सोर्स बन जाएगा। यही मीथेन जो आपके एनवायरनमेंट में है और पॉल्यूटेंट है, इसको लेके आए आप, अपने कैप्चर करें, इसको साफ करें, इसको बर्न करें, ये आपके पास एनर्जी सोर्स बन जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुननी है आप सबने। ये आपके पास क्लीन एनर्जी सोर्स बन जाएगा मीथेन, ठीक है। ये जो आपके पास क्लीन एनर्जी सोर्स बन रहा है ना स्टूडेंट्स, अब ये क्या करेगा, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोडक्शन में हेल्प आउट करेगा। ये बात समझ में आ रही है आप सबको, ये हेल्प आउट करता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोडक्शन में। क्या हुआ, मीथेन जा रही है, ठीक है, सोर्सेज आप कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन आप इसके इफेक्ट्स को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, कि वो जो मीथेन ठीक है वो चली गई आपके इन्वायरमेंट में, अब उसको कंट्रोल किस तरह से करना है कि आप इस तरह से उस मीथेन को कैप्चर कर लें कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और हीट की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि वो मीथेन अब किसी अच्छे काम में जाए, वो आपको और मुझे इनहेल ना करनी पड़े। यही है ज़रूरी बातें इसके बारे में। मीथेन के बारे में जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। मीथेन का फॉर्मूला कोई पूछ ले तो वैसे तो बहुत दफ़ा हमने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे मैं फिर से लिख रही हूँ ताकि आपको भूले ना। CH4 मीथेन का फॉर्मूला है, हाइड्रोकार्बन में एल्केन में सबसे पहला है ये। आप इसको रिवाइज करें इससे रिलेटेड, लेकिन अभी हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो हमारे पास पॉल्यूटेंट से भी रिलेटेड होंगे, तो उसके लिए अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे हैं फिर से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व जो कि पॉल्यूशन से भी रिलेटेड है, और जितने हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, टॉपिक्स पढ़े हैं, उन सब से रिलेटेड है। प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में आपके पास MCQs आते हैं पेपर में, इस वजह से आपको ये सारे के सारे तरीके आने चाहिए, वही आपको बताने लगी हूँ। पहले हम कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं विच आर रिलेटेड टू द टॉपिक रोल ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट MCQ इज द गवर्नमेंट मस्ट प्लान टू अवॉइड यूजिंग द फ्यूल्स which produce greenhouse gas called। देखिए, इतनी लंबी स्टेटमेंट है जिससे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन पूछा क्या हुआ है, पूछा सिर्फ ये हुआ है कि कौन ग्रीन हाउस गैस का नाम क्या है। देखें, गवर्नमेंट मस्ट प्लान टू अवॉइड यूजिंग फ्यूल्स, ठीक है, गवर्नमेंट अवॉइड करे यूजिंग द फ्यूल्स, ठीक है। विच प्रोड्यूस मतलब वो फ्यूल प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैस, ये आपसे पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। देख लें, अक्सर चीज़ें इतनी ही सिंपल होती हैं लेकिन हमें उनकी समझ नहीं आती और हमें लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बाकी आप देख लें ऑप्शंस, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड भी जिसको कहते हैं, ये भी आपके पास पॉल्यूटेंट है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQ इज नो अनबर्न्ड डैश मॉलिक्यूल्स या फ्यूल शुड कम आउट ऑफ द एग्जॉस्ट। नो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन शुड कम आउट ऑफ द एग्जॉस्ट। ये एज इट इज़ लाइन्स हैं, आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं, ये मैंने आपको पढ़ाई भी है कि आपके पास गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को प्रमोट करे कि इस तरह से कैटालिटिक कन्वर्टर्स वगैरह यूज़ हों गाड़ियों में, कि कोई भी चीज़ अनबर्न्ड वापस ना आए आपके इन्वायरमेंट में, क्योंकि वो कोई ना कोई प्राइमरी पॉल्यूटेंट या फिर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना देगी। ठीक है, तो आपके पास एथेनॉल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे, क्योंकि एथेनॉल तो वैसे भी फ्यूल है, उसकी यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपकी गैसेज हैं, ऑक्सीजन में सांस लेना है, नाइट्रोजन इनर्ट है, उसका वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट MCQ इज विच फ्यूल्स आर लेस पॉल्यूटिंग देन हाइड्रोकार्बन फ्यूल। कौन सा फ्यूल है जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल से कम पॉल्यूटिंग है। ये वही बात है कि गवर्नमेंट को कौन से फ्यूल्स प्रमोट करने चाहिए। अब देखें, ऑप्शंस देख लें, एथेनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल, ये तीनों हमने पढ़े हैं और इसका मतलब है कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी ऑल ऑफ दीज, जिसमें कौन कौन से आते हैं, एथेनॉल आता है, मेथनॉल है और बायोडीजल है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ रही है। अब
इसी तरह के एमसीक्यूज होते हैं जिनके बारे में मैं कहती हूँ कि हमेशा सारे ऑप्शंस को स्टडी करके आंसर लगाया करें, क्योंकि अगर आप इस एमसीक्यू को बड़े एक्साइटमेंट में पढ़ेंगे और आपको ऑलरेडी आता होगा, एथेनॉल पढ़ के बाकी ऑप्शंस नहीं पढ़ी, उसका सही आंसर ए लगा देंगे तो आपका ये एमसीक्यू गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की गलतियाँ अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं, क्योंकि चीज़ें हमें आती होती हैं और फिर हम कहते हैं कि ठीक है हमें आती हैं तो क्यों ना जल्दी जल्दी से सॉल्व कर दें, खुश हो जाते हैं जो चीज़ें आती होती हैं, लेकिन वो ख़राब हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो चीज़ें हमें आती हों वो हमेशा सही होनी चाहिए पेपर में, इसीलिए मैं कहती हूँ हर ऑप्शन को पढ़ा करें बार बार। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, विच इज़ क्वालिटी ऑफ फ्यूल मस्ट बी इम्प्रूव बाय एडिंग। जाहिर सी बात है, फ्यूल की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आप वाटर ऐड तो नहीं करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स भी ऐड नहीं करेंगे, वो भी क्वालिटी नहीं इंप्रूव कर रही होती, एसिड भी इंप्रूव नहीं कर रहा। कौन सी चीज़ इंप्रूव कर रही है, वो है एंटी नॉकिंग एजेंट्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ रही है कौन सी चीज़ इंप्रूव कर रही है, एंटी नॉकिंग एजेंट्स। ये हमने बात की है कुछ एमसीक्यूज की जहाँ पे हम रोल ऑफ गवर्नमेंट देख रहे थे। अब हमने और भी तो टॉपिक्स पढ़े ना, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेते। ज़्यादा एमसीक्यूज मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर से रिलेटेड किस तरह के आते हैं, इसलिए दो ही और मैं आपको बताऊंगी। एक है स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट नहीं है इसका जिक्र, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में भी आया, बायोकेमिस्ट्री में भी आया है, उसके अलावा भी आपके पास फर्स्ट चैप्टर में भी सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का जिक्र हुआ था। तो आप सबने याद रखना इसका आंसर ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज इसका आंसर है। और आपके पास स्टूडेंट्स याद रखें कि फोटोसिंथेसिस हमेशा स्टार्च प्रोड्यूस नहीं करेगा, सेल्यूलोज नहीं करेगा, सुक्रोज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज होगा। रिएक्शन आप सबको ऑलरेडी आता है, इसलिए उसको मैं रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन जो बातें मैंने बता दी हैं इसको याद रखें, क्योंकि देखिए सीधा सीधा सा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, वो अगर आपको याद हो जाए तो आपका ये देख लें एमसीक्यू बहुत से चैप्टर्स में रिपीट हुआ है, इस वजह से ये आपकी प्रैक्टिस भी हो गई। नेक्स्ट एमसीक्यू, और जो हमारे पास अभी के लिए लास्ट एमसीक्यू है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज हार्मफुल टू अस बिकॉज। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों हार्मफुल है, जरा ऑप्शंस को देख लेते हैं। इट पैरालाइजेस द लंग्स, तो हमने पैरालिसिस से रिलेटेड तो कुछ नहीं पढ़ा ना कि किसी चीज़ का पैरालिसिस हो रहा है, वो चीज़ रुक रही है। पैरालिसिस का क्या मतलब होता है कि फंक्शनैलिटी ख़त्म हो जाती है, वो चीज़ उस तरह से फंक्शन नहीं करती जैसे पहले कर रही होती है। तो लंग्स का पैरालिसिस या किसी भी चीज़ का पैरालिसिस हमने नहीं पढ़ा। इसके अलावा है इट डैमेजेस लंग टिश्यूज, ऐसा भी हमने नहीं पढ़ा। लेकिन थर्ड ऑप्शन है इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड खुद कंबाइन करेगा हीमोग्लोबिन के साथ और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। ठीक है, ये बात याद है आप सबको, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा आपके पास, और यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है जो कि हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास एक हार्मफुल गैस है, पॉइजनस गैस है। तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट हुई, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग, अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यू हम यहाँ पे लिखेंगे कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारे के सारे तरीके हैं जिससे पेपर में पूछा जाता है। वैसे लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इट मेक्स द ब्लड कोagulate। कोagulate का मतलब होता है कि ब्लड के उसको थिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, इन उर्दू सिंपल वर्ड्स में उसको जमा देना। ठीक है, तो कोagulation भी ये नहीं करता, इसी वजह से बाकी आपके पास जो ऑप्शंस करेक्ट थी वो मैंने आपको बता दिया। इस चैप्टर से रिलेटेड जिस तरह के एमसीक्यूज आ सकते थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। इनको आप सबने दोबारा देखना है, गौर से देखना है, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, साथ साथ देखें कि क्या आपको आंसर समझ में आते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो बातें बताई हैं, जितने अब तक पॉल्यूटेंट्स पढ़ाए हैं जिनमें मीथेन भी आता है, इन सबको दोबारा रिवाइज करें। कोशिश करें कि नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले आप इनकी रिवीजन कर लें, क्योंकि अब हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो एंड पे ही है। ठीक है, तो ये ख़त्म होने के करीब है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आपको ये सारी बातें आनी चाहिए। मीथेन के सोर्सेज, उसके इफेक्ट्स और किस तरह से उसको एनवायरनमेंट में से रिमूव किया जा सकता है, इन चीज़ों को आप रिवाइज करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।